नमस्कार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, मैं अमन भाटिया अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये वीडियो मैं खासकर हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस विषय पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मैं हर वीडियो से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सही जानकारी सरल तरह से पहुंचा पाऊं। तो आइए बिना देरी के हम नई शिक्षा नीति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य आकर्षण और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे सारी बात का, सभी बदलावों पर करेंगे विस्तार में चर्चा। तो पूरी जानकारी समझने के लिए अंत तक बने रहिए। कि कैबिनेट ने आखिरकार नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी। 34 सालों के बाद यह परिवर्तन, यह बदलाव हमारी शिक्षा नीति में आया है। यहां पर लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। किसी से पूछा जाए तो यह कहता है कि टीपू सुल्तान के जमाने से यह शिक्षा नीति चली आ रही थी, या किसी की बात मानी जाए तो यह शिक्षा नीति अंग्रेजों की लाई हुई थी। बहरहाल अगर हम पुरानी बातें छोड़कर आगे की तरफ ध्यान दें तो नई शिक्षा नीति की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं। 10+2 का जो दौर है वो अब खत्म हो जाएगा। स्कूल जो है वो अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में चलेगा। जी हां, नई नीति के अनुसार अब ये नया फॉर्मूला है। यही नहीं, अब हर राज्य में 12वीं तक स्कूल अनिवार्य है। यानी कि जो हम मुंबई में FYJC, SYJC का चलन देखते थे, जूनियर कॉलेज का चलन देखते थे, वो अब समाप्त। स्कूल अनिवार्य 12वीं तक। 3 साल की उम्र तक माता पिता बनेंगे बच्चे के सर्वप्रथम शिक्षक। चौथी वर्ष की आयु से पहला चरण जो कि 5 वर्षों का है वो शुरू होगा। इस 5 वर्षीय चरण को हम फंडामेंटल स्कूलिंग के नाम से जानेंगे, जहां पहले वर्ष में नर्सरी और फिर जूनियर और सीनियर KG। इस दौरान बच्चों को अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन क्वालिफाइड टीचर्स ही अब पढ़ाएंगे। यहां पर बेसिक स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी चरण में आगे के 2 वर्ष हैं पहली और दूसरी कक्षा के। यहां पर भी ज्यादा ध्यान जो है वो बच्चों के रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे दिया जाएगा, फोनेटिक्स पे दिया जाएगा। और अब भाषा जो है वो बच्चों के पढ़ाई में, बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चों को राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में ही पढ़ाना जरूरी है। आगे की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण है वो 3 वर्षों का होगा, जिसे हम प्रिपरेटरी स्कूलिंग कहेंगे। और इस चरण में तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा शामिल होगी। यह चरण भी बच्चों को पहले चरण की तरह स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जो कि है तीसरा चरण। तीसरा चरण भी 3 वर्षों का ही होगा, जिसे हम मिडिल स्कूलिंग कहेंगे। यहां पर 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा सम्मिलित होंगे। यह चरण क्यों महत्वपूर्ण है उसे समझते हैं। यहां पर बच्चों को अब अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों से अवगत कराया जाएगा। पहली बार बाकी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और यही नहीं, अब स्टूडेंट्स अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स चुन पाएंगे। इसका मतलब पुराने जमाने की तरह साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स खत्म हो जाना है। अब विज्ञान में, वाणिज्य में और कला के क्षेत्रों में ज्यादा भिन्नता नहीं रहेगी। बच्चा खुद अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हां, यहां ये जरूर देखा गया है कि छात्रों के लिए अब कोडिंग कंपलसरी कर दी जाएगी और वोकेशनल सब्जेक्ट का भी अपना महत्व रहेगा, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का भी अपना महत्व होगा। अब अगर अगले चरण की बात करें, चौथे चरण की अगर हम बात करें तो वो 4 वर्षों का होगा और इसे हम सेकेंडरी स्कूलिंग बोलेंगे। सेकेंडरी स्कूलिंग जो है वो 9th से शुरू होगी, 9वीं कक्षा से शुरू होगी और 12वीं तक रहेगी। यस, अब 10वीं का बोर्ड खत्म कर दिया गया है और इस चरण के अंत में यानी 12वीं ही अब बोर्ड एग्जाम की परीक्षा बच्चों को देनी रहेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज शिक्षा नीति में लाया गया है। अगर हम देखें कॉलेज की बात, मतलब 12वीं के बाद बच्चा क्या करेगा, तो हमें यह समझना जरूरी है कि अब डिग्री जो है वो 4 साल की कर दी गई है। 4 साल का मतलब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल में ही होगी। आप ग्रेजुएट तो 3 साल में हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको पहले साल में ही एजुकेशन छोड़नी पड़ी तो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो ये चौथा साल क्यों? 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करनी, लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है तो आपको चौथे साल की डिग्री भी करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स को एमए 1 साल में ही हो जाएगा। इसका मतलब 3 साल की तो आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन प्रोसेस थी, अब एमए 1 साल में हो जाएगा। इससे क्या होगा, एमफिल अब स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद डायरेक्टली आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएचडी करने के लिए भी अब एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम बनाया जाएगा जो रिसर्च की सारी फंडिंग करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी फंडिंग जो है वो NETF के तहत की जाएगी। तो अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस से क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से हम सारी बातें दोहरा लेते हैं ताकि सबको क्लैरिटी रहे। तो हाइलाइट्स कुछ इस तरह के हैं कि 10वीं बोर्ड अब खत्म हो गया, एमफिल भी अब नहीं होगा, 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, चौथे चरण में केवल 12वीं क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज अब 4 साल का हो गया है, स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, यहां तक कि अब आप ब्रेक भी ले पाएंगे। मतलब अगर पहले साल के बाद आपको अगर ब्रेक लेना है जो पहले नहीं पॉसिबल था, तो अब आप एक ब्रेक भी ले पाएंगे। मतलब यहां पर स्टूडेंट के लिए एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी स्थापित होगा जहां पर आप एक निश्चित समय के लिए ब्रेक ले पाएंगे। यही नहीं, उस ब्रेक में अगर आपको कोई और कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट का जो रेशियो है वो 50% हो जाएगा। हायर एजुकेशन में भी और सुधार किए गए हैं। सुधारों में क्या है, ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे और जो हमने पहले बात की NETF भी शुरू किया जाएगा। सरकारी या फिर निजी, यहां तक कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी, संस्थानों के लिए भी एक समान से नियम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप तक ये सारी जानकारी ठीक से सरल भाषा में पहुंचा पाया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे शांति से सुनने के लिए। आगे की बातें हम आगे के वीडियो में करेंगे। जैसे जैसे मुझे और क्लैरिटी मिलेगी मैं वो वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले सही जानकारी के साथ मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।